मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश काम्बोज द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रहार के चोर भाग 5। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिसिस स्टेहन ने खोई खोई सी आवाज में बोला, उस समय तेरे विदुर फूफा ने राधा देवी को देखा, जो उस समय मिसेस कौशल थी, और उसकी खूबसूरती की ओर आकर्षित हो गए। कहते हैं तब वह बहुत खूबसूरत थी और तेरे फूफा उसे पाने के लिए पागल हो उठे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जय आज शिल्पा को पाने के लिए पागल है। राधा देवी ने तेरे फूफा से प्यार का ढोंग किया, क्योंकि राधा देवी असल में तो उस धनपति बंबई वाले अरविंद गुप्ता से प्रेम करती थी। प्रेम वह अरविंद गुप्ता से भी नहीं करती थी, बल्कि उसकी असीम दौलत से करती थी। राधा ने तेरे फूफा को अपना दीवाना देखकर यह बात उनके दिमाग में डाली कि दोनों तभी एक हो सकते हैं जबकि उसका पति राज कौशल खत्म हो जाए। तेरे फूफा उस समय राधा के ऐसे दीवाने थे कि वे उसकी चाल में आ गए और उसे हासिल करने के लिए राज कौशल को भी मारने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने, तेरे फूफा और राधा ने, राज कौशल को मारने की एक बहुत गहरी योजना बनाई। उनके मुताबिक हत्या की रात तेरे फूफा ने राधा के हाथ पांव बांधकर राज कौशल का कत्ल कर दिया। फूफा ने कत्ल कर दिया? मालती एकदम चौंक कर बोली, मैं नहीं मान सकती है बात। चुप रहो मालती, फूफी को बोलने दो। किस भावना के अधीन मैं मिसेस त्रेहन को अचानक ही फूफी कह बैठा, यह मैं नहीं जानता। मालती चुप हो गई। मिसेस त्रेहन कहती रही, कत्ले के बाद तेरे फूफा तो फरार हो गए और जब पुलिस पहुंची तो राधा ने वह नकाबपोशों वाली कहानी सुनाई जो कि दोनों ने पहले से पका रखी थी। राधा की कहानी पर यकीन भी कर लिया गया। लोगों की सहानुभूति भी उसके साथ थी। तेरे फूफा छुप कर राधा से मिले। वे भी योजना की सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन राधा ने उनसे उपेक्षा का व्यवहार किया। उसने उन्हें बताया कि पुलिस को उनका नाम ना बताकर उसने एहसान किया है। वह उनसे नहीं बल्कि अरविंद गुप्ता से प्रेम करती है और अब उसी से शादी करेगी। तेरे फूफा के होश खराब हो गए। जिसके लिए उन्होंने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया, उसी ने उन्हें ठुकरा दिया। तेरे फूफा को अपने बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वे जय को लेकर भारत से ही फरार होकर काठमांडू पहुंच गए। यह मुझे नहीं मालूम कि काठमांडू में उन्होंने जय को कहाँ रखा, लेकिन इतना मालूम है कि जय को वहां छोड़कर एक बार फिर हिंदुस्तान आए थे। तब तक राधा को अपने पति की हत्या के अपराध में पकड़ लिया गया था और उस पर मुकदमा चल रहा था। यहाँ आने पर इन्हें मालूम हुआ कि अदालत में दिए बयान के मुताबिक राधा ने हत्या का सारा दोष इन पर डाल दिया था और अपने को बिल्कुल निर्दोष बता रही थी, जिस पर इन्होंने एक पत्र लिखकर अदालत को सारी वास्तविकता बता दी। उसके बावजूद भी राधा निर्दोष छूट गई, किंतु वह अरविंद गुप्ता से भी शादी ना कर सकी। शायद सारी बात जानने के बाद अरविंद गुप्ता स्वयं ही पीछे हट गया था। तेरे फूफा फिर काठमांडू लौट आए और वहां जगत त्रेहन के नाम से एक नई जिंदगी शुरू की। वहीं कुछ अरसे के बाद हम दोनों की मुलाकात हुई और फिर शादी हो गई। लेकिन इस घटना ने तेरे फूफा को पूरी तरह से बदल दिया था। औरत जात से उन्हें नफरत हो गई थी। मुझसे भी शादी शायद उन्होंने जय के कारण की थी, क्योंकि उसकी परवरिश की उन्हें बहुत चिंता थी। दिन दुनिया की बातों में भी कोई रस नहीं लेते थे। वे अपने आप को पूरी तरह से व्यापार में झोंक दिया और उसे बहुत बढ़ाया भी। बीती बातें अतीत के गर्भ में दब गईं। अपनी छोटी सी दुनिया में हम लोग बहुत खुश थे, किंतु नियति का चक्र तो कोई और ही चाल चलने में लगा हुआ था। 20 साल बाद एक नया खेल शुरू होना था। तेरे फूफा की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने कहा कि किसी समुद्र किनारे की जगह पर रहना चाहिए। सो तेरे फूफा ने सोचा कि इस छोटे से भक्तपुर गांव में उन्हें कौन पहचानेगा, इसलिए यहाँ ठेकेदार को अपने लिए कोठी बनाने का आदेश दे दिया। तेरे फूफा को तो बस पैसा देने से मतलब था, बाकी सारा काम मैंने ही किया। यहाँ जगह भी मैंने ही पसंद की। तेरे फूफा तेरे फूफा तो यहाँ तब आए जब कोठी पूरी तरह से रहने के लिए तैयार हो गई।
यह किस्मत का खेल नहीं तो क्या है कि जिस राधा के नाम का वह अपनी जिंदगी की किताब से कागज फाड़ चुके थे, वही राधा हमारी पड़ोसन थी, और वो भी तेरे फूफा को देख के पहचान गई। अपराध चाहे 20 साल पुराना था, किंतु देश के कानून की नजर में तेरे फूफा अभी भी हत्या के अपराधी एवं फरार मुजरिम थे। यह बात राधा देवी जानती थी कि अभी भी अगर पुलिस को खबर दी जाए तो तेरे फूफा को गिरफ्तार किया जा सकता था। लिहाजा उसने मौके का फायदा उठाते हुए तेरे फूफा को ब्लैकमेल करना शुरू किया। शुरू शुरू में बहुत मामूली रकम मांगनी शुरू की थी उसने, लेकिन धीरे धीरे उसका मुंह फैलता गया और रकम बढ़ती गई। तेरे फूफा राधा की इस ब्लैकमेलिंग से बुरी तरह परेशान और चिंतित रहते थे। उन्हें लग रहा था जैसे एक जिंदगी भर का जानलेवा रोग उनकी जान को लग गया है, जिससे बचने का उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कई बार उनकी परेशानी का कारण पूछा, किंतु उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उनकी परेशानियों में तब और भी अधिक इजाफा हो गया जब उन्हें मालूम हुआ कि जय शिल्पा से प्रेम करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। इस बात को लेकर बाप बेटों में पिछले इतवार को काफी झगड़ा भी हुआ था। मैंने तेरे फूफा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। जय गुस्से में घर से चला गया था। उसके जाने के बाद मैंने तेरे फूफा को समझाने की कोशिश की थी कि वे क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अगर जय शिल्पा से शादी करना चाहता है तो करने दीजिए। तब मैं वास्तविकता से परिचित नहीं थी, ना तेरे फूफा ने मुझे वास्तविकता बताई, किंतु उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि वह ये रिश्ता किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। उसके बाद एक दिन तेरे फूफा आधी रात के बाद घर लौटे। वे अपनी किसी विदेशी मित्र को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। लौटने में एक आदमी ने उनसे लिफ्ट मांगी। शहर के किसी चौराहे पर उसे उतरना था। तेरे फूफा ने उस चौराहे का नाम तो बताया था, किंतु मुझे याद नहीं रहा। जब उसने चौराहा पार हो जाने के बाद भी अपने को उतार देने के बारे में कुछ नहीं कहा, तो तेरे फूफा ने कार रोककर उसे उतर जाने के लिए कहा, किंतु वह आदमी तो बैठे बैठे मर चुका था। तेरे फूफा उस आदमी की लाश को घर ले आए। मुझे उस लाश के बारे में बताया। जब मैंने पूछा कि पुलिस को खबर देने की बजाय वे लाश घर क्यों ले आए, तो मुझे उन्होंने अपनी जिंदगी का यह रहस्य बताया जो आज तक मुझसे छुपाए रखा था। मैं हैरानी के साथ सारा किस्सा सुनती रही। पहले तो मैं इस बात पर यकीन ही ना कर सकी कि तेरे फूफा किसी आदमी की हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी की बंद किताब के 20 साल पुराने उस अध्याय के पन्ने खोलने शुरू किए तो मुझे यकीन करना पड़ा। तब मेरी समझ में आया कि वे उस घटना की सूचना पुलिस में नहीं दे सकते थे। वह व्यक्ति उनकी कार में बैठे बैठे मर गया था। शायद दिल का दौरा पड़ा था उसे। उसमें इनका कोई दोष नहीं था और ना पुलिस उसकी मौत के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहरा सकती थी। किंतु खतरा तो इस बात का था कि पुलिस की जांच पड़ताल में अगर पिछली बातें उभर कर सामने आ गईं, जिसकी की पूरी संभावना थी, तो तेरे फूफा का पकड़ा जाना निश्चित था। 20 साल पुराने उस हत्या के अपराध की उन्हें सजा भी अवश्य मिलती। जब मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने लाश को घर लाने की बजाय रास्ते में ही क्यों ना फेंक दी, तो उन्होंने राधा द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की बात बताई और साथ ही कहा कि उसके चंगुल से बचने के लिए जो भगवान ने यह मौका मुझे दिया, उसका पूरा लाभ उठा लेना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी सारी योजना बताई और उसके बाद बोले, यही एक रास्ता है अपने आप को और अपने परिवार के सम्मान को बचाने का। मैं जानती थी यह एक गैर कानूनी काम था, किंतु उस विकट परिस्थिति से निकलने का मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उनकी योजना में सहयोग देना मैंने स्वीकार कर लिया। लिहाजा उस अजनबी की लाश को कार में से निकालकर तलघर में ले आए। लेकिन योजना क्या थी फूफी? मालती ने पूछा। वही तो बता रही हूँ, मिसेस त्रेहन ने कहा। वह व्यक्ति न केवल उम्र में बल्कि कद काठी में भी तेरे फूफा जैसा था। उसके कपड़े उतारकर जब उसे तेरे फूफा के कपड़े पहनाए तो वे लगभग उसके फिट हो गए। हालांकि उस लाश को कपड़े पहनाने में हमें बहुत दिक्कत आई। हाँ, तू योजना के बारे में पूछ रही थी ना, तो तेरे फूफा की योजना यह थी कि उस आदमी को अपने कपड़े पहनाकर वे कोठी के बाहर के बगीचे में एक कब्र खोदकर उसमें रख देंगे। रखने से पहले उसकी छाती में खुखरी घोंप देंगे, जिससे कि साबित हो कि उसकी हत्या की गई है।
लाश को कब्र में डालने के बाद उस पर तेजाब डाल देना था ताकि लाश इस बुरी तरह से विकृत हो जाए कि पहचानी ना जाए। उससे पहले उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए ताकि नहीं, इस तरह से जो सारी बात खुद मेरी भी समझ में नहीं आ रही। तू मुझे उसी ढंग से बताने दे, सारी योजना तुम लोगों की समझ में अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तुम अपने ही ढंग से बताओ। अगले दिन तेरे फूफा ने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया। उन्होंने अपनी पहली वसीयत भी बदल दी और उसमें जय का नाम हटाकर अपनी समस्त संपत्ति मेरे नाम कर दी। वसीयत में से जय का नाम क्यों हटाया? उनका ख्याल था कि यह दोनों माँ बेटी दौलत के लालच में ही जय को फंसा रही हैं। जब इन्हें यह मालूम होगा कि उनकी दौलत में जय को कोई हिस्सा नहीं रह गया है तो यह उसका पीछा छोड़ देंगी। जय को यहाँ से दूर करने के लिए उन्होंने उसे उसी दिन काठमांडू रवाना होने के लिए कह दिया। उसके बाद रात आई और वे बाकी का काम निपटाने में जुट गए। सबसे पहले तो तलघर में जाकर उस अजनबी की लाश की छाती में छुरा घोंपा और फिर मुझे वह नकाबपोश की कहानी समझाने लगे, यानी वह बयान जो मुझे पुलिस के आने पर देना था। 1 मिनट मिसेस रेहान, मैंने टोका। जब मिसेस रेहान ने मेरी ओर प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देखा तो मैंने कहा, उस रात रमला भी तो मिलने के लिए आई थी शायद? हाँ, उस समय वे तलघर से अपना काम निपटा कर आए थे और नीचे के ड्राइंग रूम से अपना नया खरीदा सफारी बैग लेने गए थे जब वह आई थी। लेकिन उस समय चूंकि वे दूसरी तैयारियों में व्यस्त थे, इसलिए उसकी बात पूरी तरह सुने बिना उन्होंने उसे वहां से विदा कर दिया। जब तक सुलोचना चाय लेकर पहुंची तब तक वे उसे दरवाजे के बाहर निकाल चुके थे। लेकिन पुलिस को तो आपने बयान दिया था कि आप रमला नाम की किसी लड़की को नहीं जानती। मैंने यही बयान दिया था। उसके बाद जब वे मुझे नकाबपोशों वाली बयान रटाने के लिए लाए तब मैंने उनसे पूछा था कि कौन आई थी, जिसके जवाब में उन्होंने केवल इतना कहा कि कोई सिरफिरी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा इस लड़के जय के साथ काफी सख्ती से निपटना होगा। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चला रखा है इसने। उसके बाद बात आई गई हो गई और वे मुझे नकाबपोशों वाला बयान याद कराने लगे। यहाँ मिसिस ट्रेन क्षण भर के लिए रुकी, फिर हम दोनों के चेहरे पर नजरें दौड़ाती हुई बोली, अब तो तुम लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि उनकी योजना यह सब काम करके यहाँ से कहीं दूर निकल जाने की थी ताकि लोग उन्हें मृत समझ लें और वे किसी नई जगह पर जाकर अपनी कोई नई पहचान बनाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। नकाबपोशों वाली कहानी मुझे इसलिए रटाई गई थी ताकि जब पुलिस आए तो मैं उसे बता सकूं कि कुछ नकाबपोश आए थे और मुझे बांधने के बाद वे लोग उन्हें जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले गए। लेकिन अगर त्रेहन साहब अपने को मृत घोषित करना ही चाहते थे तो फिर उस लाश को दफनाने के लिए कब्र खोदने की क्या जरूरत थी ताकि पुलिस को लाश तुरंत ना मिल सके? मिसेस त्रेहन ने बताया, उनका ख्याल था कि मिट्टी के नीचे दबी तेज जाप से भीगी लाश कि जितनी देर से बरामद होगी उतनी ही अधिक विकृत हो चुकी होगी कि उसे पहचाना ना जा सके। लेकिन अगर पुलिस पूली जमीन पर शक करके लाश को जल्दी बरामद कर लेती तब भी तेजाब के कारण लाश इतनी तो विकृत हो ही चुकी होती कि उसे आसानी से पहचाना ना जा सके। उस हालत में जब मैं खुद के साथ कहती कि वह उन्हीं की लाश है तो भला कौन मेरे बयान पर शक कर सकता था? सुलोचना में इतनी बुद्धि नहीं। एक जय का खतरा था कि कहीं वह किसी खास पहचान की वजह से यह ना कह बैठे कि यह उसके डैडी की लाश नहीं। इसलिए उसे पहले ही उन्होंने काठमांडू रवाना होने का आदेश दे दिया था। लेकिन जय काठमांडू नहीं गया। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले जय ने उनके किसी आदेश को अवहेलना की हो। मिसेस ट्रेन ने एक लंबी सांस के साथ कहा, लेकिन इस कांड में बहुत कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना तक ना की गई थी। जो योजना बनाई थी उसमें यह तो सोचा नहीं गया था कि कोई उन्हें सचमुच मार डालेगा। अगर ऐसा ना भी होता तो भी आपकी योजना कामयाब होने वाली नहीं थी, मैंने कहा। वह क्यों? क्योंकि लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम होता और उसमें यह बात साबित हो जाती कि मरने वाला दिल के दौरे से मरा है। चाकू उसकी लाश में उतारा गया है जैसा कि साबित हो चुका है। इस बात की तरफ वाकई हम लोगों का ध्यान नहीं गया था, मिसेस ट्रेन ने स्वीकार किया।
हम यही समझते रहे थे कि पुलिस को लाश मिल जाएगी तो मेरे यह स्वीकार करने पर कि यह उन्हीं की लाश है, साथ में जब मेरा नकाबपोशों वाला बयान भी होगा तो यही समझा जाएगा कि उन दोनों नकाबपोशों ने उन्हें मार डाला और पुलिस उन नकाबपोशों को तलाश करती रहेगी जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हें याद है जब पुलिस ने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा था कि कहीं उन दो नकाबपोशों में से तुम्हारी कदकाठी तो किसी से नहीं मिलती, तो मैं एक बार की हाँ करने जा रही थी। मैं हाँ इसलिए करने जा रही थी क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी नकाबपोशों वाली झूठी कहानी को सच्चाई का बल मिल जाएगा, किंतु तभी मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी कि किसी निर्दोष को फंसाने का काम मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने तुरंत इनकार कर दिया। आपके इस उपकार के लिए मैं आपका आभारी हूँ। उपकार तो तुमने किया है मुझ पर, मुझे अपना खून देकर। किसने किस पर उपकार किया इसका फैसला तो बाद में होता रहेगा। नकाबपोशों का बयान तुम्हें याद कराने के बाद क्या हुआ? मालती बोली। 10 बजे के करीब सुलोचना अपना काम निपटाकर ऊपर बरसाती में सोने चली जाती थी। जाने से पहले वह एक चाय पीती थी, यह मुझे मालूम था। उस रात मैंने किसी बहाने से किचन में जाकर उसकी जानकारी के बिना उसकी चाय में नींद की दवाई मिला दी थी, ताकि रात में किसी कारण से उसकी नींद ना खुल जाए। रात को 11 बजे के करीब तेरे फूफा ने मेरे हाथ पांव मुंह बांध कर डाल दिया। फिर वे बाहर चले गए अपना बाकी का काम निपटाने के लिए। उन्हें कब्र खोद कर उसमें लाश डालने के बाद तेजाब डालकर कब्र को पाट देना था और फिर बहुत ही आवश्यक सामान साथ लेकर वहां से चले जाना था। लेकिन जाने से पहले वे अंतिम बार मुझसे मिलकर अवश्य जाते। मैं बंधी पड़ी इंतजार करती रही, लेकिन वे अंतिम बार मिलने को नहीं आए। उसी हालत में पड़े पड़े मुझे नींद कब आ गई कुछ पता नहीं चला। जब जागी तो सुलोचना मेरे बंधन खोल रही थी। उसके मुंह से जब तेरे फूफा की हत्या की बात सुनी तो मैं यही समझी थी कि वे अपना काम पूरा करके चले गए हैं और उस अजनबी की विकृत लाश मिली होगी जिसे कपड़ों के कारण त्रिहन साहब समझ लिया होगा। यह तो मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि किसी ने उनकी हत्या कर दी होगी। मुझे पक्का विश्वास था कि जो भी लाश मिली है वह तेरे फूफा की नहीं है, इसलिए मैंने भी लाश को देखने के लिए कोई जल्दी नहीं दिखाई। किंतु जब मैंने लाश देखी तो मेरे होश उड़ गए और मैं पछाड़ खाकर गिर गई। दोबारा जब होश में आई तो तू भी आ चुकी थी और मेरे पास ही थी। उस समय मेरी हालत कुछ सोचने समझने लायक नहीं थी। दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। योजना तो कुछ और थी, वह गड़बड़ा कैसे गई। उसके बाद जय कर्नल चोपड़ा के साथ लाश लेने के लिए शहर चला गया। तू मेरे पास इधर उधर हुई तो मैंने चुपके से तलघर में जाकर देखा उस अजनबी की लाश वहां पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि अभी तक तो उस लाश का पता पुलिस को नहीं लगा है। अगर यह लाश पुलिस ने यहाँ बरामद कर ली तो क्या होगा? तेरे हाउस का सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। सब कुछ भूल भाल कर मैं सिर्फ यही सोचने लगी कि उस लाश से छुटकारा कैसे पाया जाए। और जब कुछ समझ में न आया तो मैंने मालती को विश्वास में लेने का निश्चय किया। अंतिम वाक्य मिसेस रेहन ने मुझे संबोधित करके कहा। फिर वे बोली, किंतु मालती को भी मैं सब कुछ यानी 20 साल पहले की वह घटना तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि तब यह अपने देवता स्वरूप फूफा के बारे में ना जाने क्या कुछ और सोचती। मैंने इसे कुछ बात गोल मोल रखकर बाकी सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे खुशी है कि मालती ने मेरा विश्वास किया और ज्यादा सवाल पूछे बिना सहयोग देने को तैयार हो गई। अंधेरा होने के बाद लाश तलघर से निकालकर बाहर बगीचे में उसी जगह डाल दी गई जहां त्रेहन साहब की लाश पुलिस को मिली थी। इससे पुलिस यही समझी कि यह भी उसी का काम है जिसने त्रेहन साहब की हत्या की है और हमारे बारे में किसी को शक नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। सब कुछ बताकर मिसेस त्रेहन ने एक दीर्घ निश्वास ली और मैं बैठा सोचता रहा कि मनुष्य का जीवन भी कितनी विचित्रताओं से पूर्ण है। जयंत कुठारे हुस्न की चमक और जवानी के जोश में अंधा होकर एक भयानक अपराध कर बैठा। दूर देश में जाकर उसने जगत त्रेहन के नाम से नई जिंदगी शुरू कर दी। विचित्र किंतु सत्य। सारा रहस्य तो खुल गया। मैंने अपनी सिगरेट पीने की इच्छा को संयत रखते हुए पूछा, लेकिन यह अभी भी पता नहीं चला कि त्रेहन साहब की हत्या किसने की। रमला ने स्वीकार तो कर लिया है कि हत्या उसने की है, मालती बोली।
स्वीकार तो उसने कर लिया है, मैंने कहा, लेकिन जो हालात बताए जा रहे हैं उनमें नहीं लगता कि उसने हत्या की होगी। उसने हत्या की या नहीं ये देखना पुलिस का काम है, मालती बोली। तुम मुझे यह बताओ कि अब जबकि तुम सब जान गए हो और यह मालूम हो गया है कि फूफी निर्दोष है, अब तुम्हारा क्या इरादा है? क्या मतलब? क्या तुम पुलिस को जाकर बताओगे कि वह दूसरी लाश कहाँ से आई? कौन सी लाश? मेरी बात सुनकर मिसेस रेहन के पीले और कमजोर चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और वह बोली, अगर तुमने त्रेहन हाउस के सम्मान को बदनाम होने से बचा लिया बेटे, तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। मैं इस बारे में खामोश रहूंगा, यह वचन देता हूँ आपको, मैंने कहा, किंतु यह नहीं जानता कि त्रेहन हाउस का सम्मान बच पाएगा या नहीं। वह क्यों? अगर कहीं यह साबित हो गया कि जय ने ही अपने पिता की हत्या की है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जय सब कुछ कर सकता है किंतु अपने पिता की हत्या नहीं कर सकता, मिसेस ट्रेहन ने लगभग तड़प कर कहा। इस बात का पूरा भरोसा है आपको? अगर भरोसा ना होता तो उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर मैं यूं सीढ़ियों से ना लुढ़क पड़ती। मैं उसकी माँ हूं, अपने पिता की तो क्या, वह किसी की हत्या नहीं कर सकता। बड़ा कोमल स्वभाव है उसका। फिर भी एक खतरा और है। कौन सा? मालती ने पूछा। मलखान का, मैंने कहा। बशेशर उसके हीरे लेकर भागा था। मलखान को यह मालूम है कि अंतिम बार बशेशर त्रेहन साहब की कार में बैठा देखा गया, लेकिन उस आदमी के पास हीरे नहीं थे, मिसेस त्रेहन ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। मैंने खुद त्रेहन साहब के साथ मिलकर उसके कपड़े उतारे थे और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसके पास हीरे नहीं थे। हीरे उसके ओवरकोट में लगे प्लास्टिक के बटनों में छिपे थे। उसके कपड़े उतार के आपने कहाँ रखे? वे तो हमने एक भारी पत्थर के साथ लपेटकर पिछवाड़े में एक पुराने कुएं में फेंक दिए थे। उन्हें वहां से निकालना होगा। दोनों में से कोई कुछ ना बोली। जाहिर है, जब आपको हीरो के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो वे बटन ओवरकोट में लगे होने चाहिए और उनमें हीरे होंगे ही। वे हीरे अगर मलखान को वापस मिल जाएं तो वह शायद कोई गुल कपड़ा मचाए। तो तुम वहां से वे हीरे निकाल कर उसे दे दो, मिसेस रेहन ने विनती भरे स्वर से कहा। नहीं जानती कि तुम्हारे इन एहसानों का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगी। तुमने अपना खून देकर मेरी जान बचाई, अब इस बेकार की मुसीबत से और बचा लो तो मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। हम लोगों के बीच यह तय हुआ कि अंधेरा होते ही सुलोचना को खरीदारी के बहाने से बाजार भेज दिया जाएगा और उसके बाद मैं रस्सी के सहारे कुएं में उतरकर कपड़े निकाल लूंगा और मालती को कुएं के पास रहना था ताकि कोई गलती से उधर आए तो उसे रोक सके या मुझे सावधान कर सके। चाय का कप उठाते हुए मालती बोली, वैसे फूफी एक बात बताओ। क्या? फूफा ने जो 20 साल पहले वह हत्या का अपराध किया था, क्या उसकी सजा जय को मिलनी चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर राधा देवी के अपराध की सजा शिल्पा को क्यों मिले? मिसेस रेहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चाय से उठती भाप को देखती रही। जरा सोचो तो फूफी, जय शिल्पा से प्रेम करता है। अगर वह उससे विवाह करना चाहता है तो करने दो ना। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मिसेस रेहन ने दृढ़ स्वर में इनकार करते हुए कहा। कम से कम अपने जीते जी यह शादी नहीं होने दूंगी। मगर क्यों? क्योंकि वह उस औरत की बेटी है जिसने तेरे फूफा की जिंदगी खराब करके रख दी। लेकिन इसमें बेचारी शिल्पा का क्या दोष? यह सब मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि 20 साल पहले तेरे फूफा ने जो वह हत्या का अपराध किया था, इसी राधा के लिए किया था। लेकिन जय इस बार दृढ़ निश्चय कर चुका है फूफी कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारे रोके ना रुकेगा। अगर जय ने इस लड़की से शादी कर ली तो जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, जैसे मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। अपनी दौलत में से एक पाई भी उसे नहीं दूंगी। सब कुछ दान करके काशी चली जाऊंगी मैं। मुझे लगा कि इस मामले में माँ बेटे का टकराव होकर रहेगा, क्योंकि दोनों अपने अपने निश्चय पर दृढ़ दिख रहे थे। अंधेरा होते ही मिसेस त्रेहन ने कुछ आवश्यक खरीदारी के बहाने से फिर सुलोचना को बाजार भेज दिया। उसके उसके जाते ही मैं और मालती एक रस्सी लेकर कोठी के पिछवाड़े के उस पुराने कुएं की ओर चल दिए। मालती ने तो टॉर्च भी साथ ले चलने के लिए कहा था, किंतु मैंने मना कर दिया कि वाटरप्रूफ टॉर्च उपलब्ध नहीं है और साधारण टॉर्च कुएं के पानी के भीतर बेकार रहेगी।
लेकिन अंधेरे में देखने के काम तो आएगी। अगर अंधेरे में वहां टॉर्च जलाते फिरे तो हो सकता है कि उसकी चमक देखकर कोई उधर आ जाए। तुम रहने दो, उस काम के लिए मेरे पास पेंसिल टॉर्च है। आओ, अब देर मत करो। रस्सी लेकर हम कुएं के निकट पहुंचे। पहले तो मैंने रस्सी का मजबूत फंदा बनाकर कुएं को जगत के एक मजबूत से उभार में फंसाया और फिर अंडरवियर के अलावा सब कुछ उतार कर मैं रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया। एक पेशेवर चोर होने के कारण मुझे इस काम में कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा ख्याल था कि कुएं में काफी पानी होगा, किंतु उसके विपरीत वह लगभग सूखा सा कुआं था। उसमें इतना पानी था कि मुश्किल से मेरे घुटनों तक पहुंच रहा था। इससे मेरा काम और अधिक सहज हो गया और मैं कुएं के भीतर पहुंचते ही कपड़ों के उस पुलिंदे की तलाश में जुट गया। भाग्य जैसे सहायक था। भारी से पत्थर के गिर्द लिपटे कपड़ों का वह पुलिंदा मुझे मिल गया। मैं अभी उसे खोलने ही जा रहा था कि तभी मुझे ऊपर से मालती ने खतरे का संकेत दिया और पुलिंदा फिर से वहीं कुएं में फेंक कर मैं बंदर की सी फुर्ती के साथ ऊपर चढ़ गया। क्या है? मैंने फुसफुसाकर मालती से पूछा। कोई इधर आ रहा है। मैंने देखा तो काफी दूरी पर किसी टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही थी। यह कौन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन अब क्या करें? मैंने कोई जवाब देने की बजाय फुर्ती से कुएं की जगत में से रस्सी का फंदा निकालकर उसे समेटा और फिर उसके साथ अपने पुराने कपड़े उठाकर दूसरे हाथ में मालती का हाथ पकड़ा और कुएं से कुछ दूर की घनी झाड़ियों के बीच में घुस गया। कदमों की आहट झाड़ियों के निकट आकर रुकी और न जाने कैसे उसे हमारी वहां उपस्थिति का आभास लग गया कि वह टॉर्च की रोशनी सीधी झाड़ियों पर डालता हुआ बोला, कौन है? पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वह कर्नल चोपड़ा की आवाज थी। उसके सवाल के जवाब में हम दोनों ही पत्थर की तरह खामोश बैठे रहे। मगर तभी कर्नल ने फिर कहा, जो भी है चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। अब छुपे रहना असंभव था। फिर भी मैंने मालती को वहीं छुपे रहने का संकेत किया और मैं झाड़ियों से रेंगकर बाहर निकल आया। ओह, तो तुम हो? कर्नल ने मेरे अंडरवियर के अलावा संपूर्ण शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अब तो बेटा तुम्हें रंगे हाथों पकड़े गए हो। मुझे इंस्पेक्टर से मालूम हो चुका है कि तुम चोर हो, लेकिन तुम सिर्फ चोर ही नहीं, कातिल भी हो। आपको गलतफहमी हुई है। मुझे अगर गलतफहमी हुई है तो तुम इस वक्त यहाँ झाड़ियों में छिपे क्या कर रहे हो? मैं कातिल की तलाश में था। सही बहाने की खोज में मैंने अपनी खोपड़ी के घोड़े पूरी तेजी से दौड़ा दिए। तुम और कातिल की खोज में? यानी खुद कातिल कातिल को खोज रहा है? मैं ये काम मिसेस स्ट्रेहन की इजाजत से कर रहा था। मेरी इस बात पर कर्नल थोड़ा सा चौंक कर बोले, मिसेस स्ट्रेहन की इजाजत से कर रहे थे? जी हाँ, मैंने बहाना मिल जाने की खुशी में उत्साह के साथ कहा। मिसेस स्ट्रेहन की इजाजत से। मैं उस रात अंधेरा होते एक और लाश मिल गई थी ना उस दिन, सो मिसेस स्ट्रेहन को खतरा था कि आज भी कहीं ऐसी कोई भयानक घटना ना घट जाए, इसलिए उन्होंने मुझे निगरानी करने के लिए कहा था। मैं अभी मिसेस स्ट्रेहन से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि नौकरानी सुलोचना कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई है और उसके जाने के बाद उन्हें याद आया कि डॉक्टर द्वारा बताई कोई दवाई भी मंगानी थी, सो मालती दवाई लेने गई है, मगर उन्होंने तुम्हारा कोई जिक्र नहीं किया। अगर आपको मुझ पर शक है तो चलकर मिसेस स्ट्रेहन से बात कर लेते हैं। वह तो करनी पड़ेगी। मैं भी उन्हें घर में अकेली देखकर आसपास की जांच पड़ताल करने के लिए निकला था और जैसे ही हम चलने को हुए तभी न जाने क्या हुआ कि मालती एक चीख सी मारती झाड़ियों से बाहर निकल आई। उसे देखते कर्नल के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। तुम तुम तो मिसेस स्ट्रेहन की दवाई लेने गई थी और यहाँ तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की और इस चोर के साथ? छी छी, सोचते हुए घिन आती है मुझे। मालती के मुंह से कुछ जवाब नहीं निकला और तभी ट्रेन हाउस की ओर से अजीब सी एक चीख सुनाई दी, किसी स्त्री की। हम तीनों पहले तो चौंके, फिर एक साथ ही इमारत की ओर भाग लिए। इमारत के भीतर प्रविष्ट होने पर एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। सीढ़ियों के ऊपर वाले हिस्से में मिसेस स्ट्रेहन एक ओर को सहमी और घबराई हुई सी खड़ी थी और उनके निकट दो औरतें आपस में उलझी हुई थीं। एक एक वे औरतें पहचान में न आईं। जब पहचाना तो मैं विस्मित सा किन कर्तव्य में मूर्ता खड़ा रह गया। वे दोनों और कोई नहीं, राधा देवी और शिल्पा थी। अचानक शिल्पा झटके से अलग हुई और मिसेस स्ट्रेहन की ओर झपटी। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था।
उसे अपनी ओर झपटते देखकर मिसेस त्रेयन भय के मारे एक साथ कई कदम पीछे हट गईं। तभी राधा देवी के हाथ में शिल्पा की चुटिया आ गई और उसने उसे ही पकड़कर जोरदार झटका दिया, जिससे शिल्पा का संतुलन बिगड़ा और वह बुरी तरह लड़खड़ाकर सीढ़ियों पर गिर पड़ी। अपने आप को संभालने के लिए उसने रेलिंग पकड़ने की कोशिश की, किंतु असफल रही। नतीजा यह हुआ कि वह फुटबॉल की तरह सीढ़ियों से होती हुई नीचे गिर गई। उसका सिर तरबूज की तरह फट गया और वह बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। मैं और कर्नल उसे उठाने के लिए एक साथ उसकी ओर झपटे, किंतु हमारे देखते ही देखते वह कुछ क्षण तड़पने के बाद एकदम निश्चल हो गई। सिर फट जाने के कारण वह न सिर्फ लहूलुहान हो गई थी, बल्कि उसका भेजा भी बाहर निकल आया था। हालत राधा देवी की भी कुछ ठीक नहीं थी। उसकी गर्दन और छाती में चाकू के गहरे घाव थे, जिनसे बेतहाशा खून बह रहा था। इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलना होगा। उसकी हालत देखते हुए कर्नल चोपड़ा ने कहा, मालती, तुम पुलिस को फोन करो। शिल्पा कैसी है? तभी राधा देवी ने जोर से आवाज में पूछा। वह मर चुकी है मेरी बच्ची। राधा देवी के कंठ से कड़ाह फूटी। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कर्नल चोपड़ा ने मुझे डांटते हुए स्वर में कहा। जल्दी से उसे उठाओ और हॉस्पिटल ले चलो। उसकी कोई जरूरत नहीं। अब मेरा अंत समय आ गया है। मुझे वह सब कहने दो जो मैं कहना चाहती हूँ। मैंने और कर्नल ने राधा देवी को हॉस्पिटल ले जाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने सहयोग देने से इनकार कर दिया। समय बहुत कम है। उस अनंत यात्रा पर जाते हुए मैं अपने पापों का बोझ अपने साथ नहीं ले जाना चाहती, और ना किसी निर्दोष की बददुआ ही। हाँ, वह लड़की जिसे हत्या के अपराध में पुलिस ने पकड़ा है वह निर्दोष है। हत्या शिल्पा ने की थी। ये मालती दौड़कर पानी लेकर आ गई। मैंने जीवन में जो कुछ भी चाहा वह मुझे कभी नहीं मिला। 2 घूंट पानी पीने के बाद राधा देवी ने कहना शुरू किया। मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी। दुनिया के सारे सुख बटोर लेना चाहती थी। बचपन अभाव में बीता। सोचती थी शादी के बाद शायद संसार की सारी रंगीनियां मेरे जीवन को अपने इंद्रधनुषी रंगों से भर देंगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। जिस राज कौशल से मेरी शादी हुई थी वह भी एक मध्यम वर्ग का युवक था। मेरे कहने पर ही उसने कस अपने पुरखों द्वारा एकत्रित समस्त संपत्ति बेची और हम लोग दिल्ली पहुंच गए, बहुत सारा पैसा कमाने के उद्देश्य से। लेकिन बात वहां भी बनती नजर न आई। पास में जो पैसा था उससे संपन्नता का ढोंग बनाए रहे। तभी मेरे जीवन में 2 व्यक्ति आए। एक जयंत कोठारी, जिसकी पहली पत्नी बच्चा पैदा होते ही मर चुकी थी, और दूसरा बंबई का मिल मालिक अरविंद गुप्ता। वे दोनों मेरे रूप पर मोहित थे और मुझे हासिल करना चाहते थे। जयंत स्वस्थ और सुंदर था, किंतु उसके पास पैसा नहीं था। मुझे लगा कि अगर मेरा विवाह अरविंद से हो जाए तो मेरा ऐश्वर्य भोगने का सपना पूरा हो जाए, किंतु राज कौशल, जो कि मेरा पति था, के रहते संभव नहीं था। लिहाजा मैं अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के उपाय सोचने लगी, और मुझे लगा कि जयंत मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने उसे ही इस्तेमाल करने की योजना बनाई और उसके दिमाग में यह बात डालनी शुरू कर दी कि अगर राज कौशल रास्ते से हट जाए तो हम लोगों के मन की मुराद पूरी हो जाएगी। जयंत तैयार हो गया। फिर एक रात योजनानुसार जयंत ने मेरे हाथ पैर बांधकर राज कौशल की हत्या कर दी। पुलिस को मैंने नकाबपोश की मनगढ़ंत कहानी सुनाई। बहरहाल अदालत ने मुझे बरी कर दिया था, किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति ना कर सकी। उसके बाद मेरा दिल्ली में रहना दुर्भर हो गया। लोग मुझे हत्यारनी कहकर छींटे कसने लगे। आखिर तंग आकर मैं नन्ही शिल्पा के साथ वहां से चल दी। इस बीच कहाँ कहाँ नहीं भटकी मैं, क्या क्या नहीं सहा मैंने। उधर शिल्पा जवान होने लगी थी और उसके साथ उसका रूप भी दिन पर दिन खिलता जा रहा था। देह के लोभी भेड़ियों की नजरें उस पर पड़ने लगी थी। जिंदगी ने जो दुख मुझे दिए उनसे शिल्पा को बचाना चाहती थी, इसलिए उसे लेकर यहाँ भक्तपुर में आकर रहने लगी। मेरे पास एक कानी कौड़ी भी नहीं थी। हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मेरी नौका पार लगा दे। फिर लगा जैसे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अपने ही पड़ोस में त्रेयन हाउस में जब यह लोग आकर रहने लगे तो मैंने जयंत को पहचान लिया। 20 साल के अंतराल के बाद जो परिवर्तन आया था, किंतु फिर भी मैंने उसे पहचाना, लेकिन वो मुझे ना पहचान सका।
अब वह जयंत कोठारी नहीं बल्कि जगत त्रेहन था, एक बहुत अमीर और पैसे वाला आदमी। मालती ने उसे फिर पानी का घूंट पिलाया। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर गजराज सिंह ने उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहा, किंतु राधा देवी ने दृढ़ता से मना कर दिया और कहा अपना बयान नोट करने के लिए। उसकी संपन्नता देखकर एक बार ही मेरे कलेजे में एक हुक सी उठी। काश मैंने अरविंद गुप्ता के चक्कर में जयंत को न ठुकराया होता। राधा देवी ने आगे कहना शुरू किया, तब उसकी सब संपत्ति की स्वामिनी में होती, किंतु गया वक्त तो फिर लौटकर नहीं आता। जयंत को जगत रेहन के रूप में मुझे देखकर मुझे लगा कि इससे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन वसूल किया जा सकता है, क्योंकि वह अभी भी कानून की नजरों में फरार मुजरिम ही था और हत्या का अपराधी। बस मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस बीच शिल्पा और जय भी एक दूसरे से प्रेम करने लगे। मन ही मन आकर्षित हुए और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। मन ही मन मैं भी चाहती थी कि यह रिश्ता हो जाए तो अच्छा था, किंतु मैं जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैन कभी भी इस रिश्ते को नहीं होने देगा। जो शक मेरे मन के भीतर था वह उस दिन साबित भी हो गया, जब एक रात कोई 8:30 बजे के करीब जगत त्रेहन हमारे घर आया। उसे शिल्पा और जय के प्रेम का पता लग गया था। उसने स्पष्ट शब्दों में शिल्पा के सामने मुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी के बढ़ते हुए कदमों को रोकूं। यह रिश्ता किसी भी हालत में नहीं हो सकता। मैंने शिल्पा को समझाने की कोशिश की, किंतु नादान जवानी अक्ल की बात कब सुनती है। उसके बाद जगत रेहन 3-4 बार हमारे यहाँ आया, यही कहने के लिए कि शिल्पा और जय का मिलना बंद होना चाहिए। उसने मेरे सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि मैं मुंह मांगा पैसा लेकर शिल्पा के साथ कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। एक तो इसलिए कि अब तक की जिंदगी में मैं इतना भटक चुकी थी और भटकने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। दूसरे इसलिए भी कि मन में एक आशा थी कि अगर जय ने हिम्मत करके शिल्पा से शादी कर ली तो फिर त्रेहन परिवार को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जय उनका इकलौता बेटा था। फिर पता चला पिछले इतवार को बाप बेटे में काफी झगड़ा हुआ और जय गुस्से से वहां से चला गया। उसके बाद 3 दिन पहले जगत रेहन की हत्या हो गई। मुझे नहीं मालूम कि शिल्पा ने यह हत्या कब और कैसे की। शायद मालूम भी ना होता अगर आज मुझे शिल्पा का असली रूप देखने को ना मिल जाता। आज मुझे पहली बार मालूम हुआ कि अपनी ही बेटी को नहीं पहचानती थी मैं। जिस शिल्पा को मैं उसकी चुप्पी के कारण सीधी सादी और भोली भाली समझती थी, वह शिल्पा अपनी खामोशी के पीछे एक दहकता हुआ ज्वालामुखी छिपाए हुए थी। आज शाम को ही आए थे हमारे घर। अंतिम शब्द उसने मेरी ओर देखते हुए कहे, जिससे एक बारगी तो सबकी आंखें मुझ पर केंद्रित हो गईं, किंतु राधा देवी का बयान जारी था। इनसे भी पहले जय आया था और जबरदस्ती शिल्पा को अपने साथ ले गया। राधा देवी कही जा रही थी अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, किंतु मिसेस त्रेहन ने उन दोनों को बुरी तरह अपमानित करके निकाल दिया, जिससे जय को तो ऐसा मानसिक आघात लगा कि डॉक्टर बुलाना पड़ा। बेचारा अभी तक बेहोश पड़ा है। आघात शिल्पा को भी लगा था, किंतु उसने जाहिर नहीं होने दिया। फिर जब वह जय की तबीयत पूछने के लिए और वहां बातों बातों से इन्होंने कहा मिसेस त्रेहन काफी गुस्से में है और कह रही हैं कि अगर यह शादी हुई तो वे अपनी समस्त धन संपत्ति दान करके काशी चली जाएंगी, तो इनके जाने के बाद शिल्पा अपने असली रूप में आ गई। तब मुझे पहली बार मालूम हुआ कि शिल्पा जय के माध्यम से उसकी दौलत हासिल करना चाहती थी। उसी जय से अधिक उसकी दौलत से प्यार था, क्योंकि वह बड़े ही बिफरे हुए स्वर में क्रुद्ध शेरनी की तरह गुर्राई जा रही थी। उस बुढ़िया को ऐसा नहीं करने दूंगी, वह बुढ़िया ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ कुछ क्षण रुककर राधा देवी फिर से बोली। उसका यह रूप देखकर मैं अवाक रह गई। मैंने पूछा कि यह मिसेस त्रेहन को ऐसा करने से कैसे रोक लेगी, तो उसने एकदम जवाब दिया, ऐसा होने से पहले वह उन्हें खत्म कर देगी। और फिर वह गुस्से में गुर्राती रही, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। जगत त्रेहन ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की थी तो उसे खत्म कर दिया। सोचा था उसके खत्म होने के बाद जय और मेरे बीच की सारी दीवारें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब यह बुढ़िया दीवार बनने की कोशिश कर रही है तो इसे भी खत्म कर दूंगी। उसकी बातें सुनकर अवाक रह गई मैं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उससे पूछ ही लिया कि जगत त्रेहन को क्या उसने ही कत्ल किया है, जिसे स्वीकार किया उसने, और कहा उस रात आधी रात के करीब उसकी आंख खुल गई।
मैं चूंकि नींद की गोली खाकर सोने की आदी थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि उस रात क्या हुआ। मैं वो बता रही हूँ जो शिल्पा ने मुझे बताया। आंख खुलने के बाद शिल्पा को लगा जैसे कोई कहीं कुछ खोद रहा है। उसने आवाजों का अनुसरण किया और त्रेहन हाउस के बगीचे में जगत त्रेहन को कुछ खोदते पाया। उस समय उसके दिमाग में यह नहीं आया कि जगत त्रेहन क्या खोद रहा है और क्यों खोद रहा है। बस उसे देखते ही उसे लगा जय और उसके बीच यही आदमी चट्टान बनकर खड़ा है। अगर इसे रास्ते से हटा दिया तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जय ने उसे काठमांडू की यादगार के रूप में 2-3 खोखरियां उपहार में दी थी। उन्हीं में से एक खोखरी उसने निकाली और तब जबकि जगत त्रेहन झुका हुआ था, उसने उनकी गर्दन पर खुकरी उतारी और चुपचाप आकर लेट गई। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरी भोली भाली सी शिल्पा किसी की हत्या कर सकती है, लेकिन यह बात स्वयं उसने स्वीकार की और साथ ही कह रही थी कि इस बुढ़िया को भी खत्म कर देगी। हालत की नजाकत को देखकर मैंने शिल्पा को समझाने की कोशिश की। वह जगत त्रेहन की हत्या से तो शायद बच जाए, किंतु मिसेस त्रेहन को मारने की कोशिश की तो ना बच सकेगी। पकड़ी गई तो सारी जिंदगी जेल में चढ़ना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि फांसी हो जाए। किंतु शिल्पा पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। लगता था जैसे पागल हो गई है वह। उसने अटल निश्चय कर लिया था कि आज रात वह मिसेस त्रेहन को जिंदा नहीं छोड़ेगी और तब जय भी उसका होगा और उसकी सारी दौलत भी। 20 साल पहले का नक्शा मेरी आंखों के आगे घूम गया। तब मैं भी अरविंद गुप्ता की दौलत देखकर ऐसी पागल हो गई थी कि अपने ही पति की हत्या की योजना बना बैठी थी। मुझे लगा जैसे मेरा वही पाप शिल्पा के रूप में साकार होकर मेरे सामने खड़ा है। शिल्पा को समझाने की मेरी सारी कोशिशें बेकार रहीं। आखिर मैं शिल्पा को बहाने से दूसरे कमरे में भेजकर मिसेस त्रेहन को सावधान करने के लिए चल दी, लेकिन ना जाने कैसे शिल्पा को मेरे इरादे की भनक पड़ गई और वह दूसरी खोखरी निकालकर मेरे पीछे आ गई। मैं उस समय सीढ़ियां पार कर चुकी थी जब शिल्पा मेरे पास से गुजरकर मिसेस त्रेहन के कमरे की ओर झपटने को हुई। वह पूरी तरह पगला गई थी, क्योंकि अब मैंने उसे पकड़ा तो उसने मुझ पर ही खोखरी से वार करके मुझे मार डालना चाहा, किंतु मैंने उसे छोड़ा नहीं। मेरी बातचीत सुनकर मिसेस त्रेहन बाहर आ गई। मुझसे छूटकर शिल्पा उनकी तरफ झपटी तो मेरी हाथ में उसकी चुटी आ गई और उसे रोकने के लिए मैंने उसे खींच लिया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। तब तक आप लोग सब आ ही गए थे। राधा देवी ने अपना बयान खत्म किया तो कर्नल चोपड़ा ने कहा, अब तो तुम्हारे दिल का बोझ उतर गया, इसलिए हॉस्पिटल चलने में एतराज नहीं होना चाहिए। बहुत खून बह चुका है। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, कमजोर आवाज में राधा देवी ने कहा। वह बह जाने दीजिए सारे खून को। इंस्पेक्टर साहब, बयान लिख गया हो तो लाइए मैं दस्तखत कर दूं। इंस्पेक्टर ने बयान पर दस्तखत करवा लिए तो बोला, त्रेहन साहब की हत्या की बात तो समझ में आ गई, लेकिन वह दूसरी लाश, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। राधा देवी ने कहा, शिल्पा ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। बात हो ही नहीं पाई, लेकिन मेरा ख्याल है उसे भी शायद शिल्पा ने मारा होगा, क्योंकि उस आदमी ने जगत के ही कपड़े पहने हुए थे। हो सकता है धोखे से उसे जगत त्रेहन समझकर मार डाला हो। इंस्पेक्टर कुछ और पूछने जा रहा था कि तभी कर्नल बोला, अब बाकी के सवाल जवाब बाद में कर लीजिएगा। यह अगर अपनी मर्जी से नहीं जा रही तो इसे जबरदस्ती उठाकर इसे लेके जाना होगा। तभी अचानक राधा देवी का शरीर ऐंठा, आंखें उलट गईं और गले से अजीब घर घर की आवाजें निकलने लगीं। फिर एक झटके के साथ शरीर एकदम ढीला हो गया। मैं मर चुकी थी। इंस्पेक्टर मुझे सिर से पैर तक इस तरह घूर रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार देखा हो। फिर घुड़कते स्वर में बोला, तो नंगा क्यों है बे? और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर पर अंडरवियर के अलावा कुछ नहीं। वह चीख सुनकर मुझे कपड़े पहनने का होश ही नहीं रहा था। कपड़े मेरे अभी भी वहीं झाड़ियों में पड़े हुए थे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, कर्नल चोपड़ा बोल उठा, मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर कि इसके कपड़े क्यों उतरे हैं। सुनते ही मैं कांप गया और मालती के चेहरे पर लाज की लाली फैल गई। उस रोज मुझे इसे पहचानने में जो धोखा हुआ था ना, कर्नल चोपड़ा कह रहा था, सो यह मेरी नजर के बारे में मुझसे शर्त लगा बैठा। मैंने कहा कि बेटा अगर हार गए तो नंगी परेड कराऊंगा, और यह शर्त हार गया और मैं इमारत के पिछवाड़े इसकी नंगी परेड करा रहा था। ना इंस्पेक्टर ने पूछा कि शर्त क्या थी, ना कर्नल ने ही शर्त के बारे में बताया।
और मैं दौड़कर बाहर निकला और झाड़ियों के बीच से कपड़े निकाल कर पहने। वहां से चलने से पहले रस्सी को साड़ी सीढ़ियों में अच्छी तरह छिपा दिया। लौटा तो तब तक इंस्पेक्टर दोनों लाशों को वहां से हटवाने की व्यवस्था कर चुकने के बाद कर्नल से बोला, कौन सोच सकता था कि वह सीधी सादी सी दिखने वाली लड़की हत्या तक कर सकती है। सोच तो कोई नहीं कर सकता, कर्नल ने जवाब दिया, लेकिन यह काम उसी का था। खुद उसकी मां ने मरने से पहले यह रहस्य खोला है। तभी कर्नल बोला, मत भूलो इंस्पेक्टर कि यह एक किस्सा है जो आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था और आज खत्म हुआ। इसके प्रमुख पात्र त्रेहन यानी भूतपूर्व जयंत कोठारी और राधा दोनों मर चुके हैं। इन अनसुलझे सवालों का शायद जवाब वे ही दे सकते थे। वैसे अगर तुम्हारी जासूसी की भूख शांत ना हुई हो तो तुम इनके जवाब ढूंढने की कोशिश जारी रख सकते हो। इसके लिए तुम्हें 20 साल पुराना और लंबा सफर तय करना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। मरने वाले तो मर गए, किंतु वह सब करने से जिंदा लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। आप शायद ठीक कह रहे हैं, इंस्पेक्टर गजराज ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। पुलिस के वहां से जाने तक सुलोचना भी आ गई थी। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो मुंह बिचका कर बोली, अच्छा हुआ दोनों माँ बेटी मर गईं। उनका ही ग्रहण लगा हुआ था हमारे घर पर। कर्नल ने चाय के बहाने से सुलोचना को वहां से हटाया और फिर मिसेस ट्रेहन से बोला, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है भाभी, इसलिए उस इंस्पेक्टर को तो मैंने झूठ बोलकर यहाँ से भेज दिया, किंतु यह जो आपकी भतीजी है वह बाजार नहीं गई थी आपके लिए दवाई वगैरह लेने, बल्कि इमारत के पीछे झाड़ियों में इस चोर के साथ। छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मिसेस ट्रेहन को कोई जवाब नहीं सूझा। मेरी भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मुझे इसी बात का संतोष था कि वह हमारी वहां की उपस्थिति को कुएं के साथ नहीं जोड़ पाया। कर्नल कुछ नसीहत देने के अंदाज में मालती से बोला, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, तुम्हें ये चोरी मिला था मुंह काला। बस यहीं कर्नल चूक गया। मालती एकदम भड़क कर बोली, बस कीजिए अंकल, मैंने कोई मुंह काला नहीं किया है। मैं रवि से प्रेम करती हूँ और इससे शादी करने जा रही हूँ। कर्नल एकदम चौकड़ी से भूलते हुए बोला, तुम क्या करने जा रही हो? शादी यानी विवाह, मालती अपने एक एक शब्द पर जोर देती हुए बोली, और उस विवाह की दावत में आप भी निमंत्रित होंगे। यानी तुम एक चोर से शादी करोगी? हाँ। सुन रही हो भाभी, यह लड़की क्या करने जा रही है? मालती पर मुझे पूरा भरोसा है, मिसेस ट्रेयन ने सधे हुए स्वर में कहा। यह जो कुछ करेगी सोच समझ कर करेगी। जब तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या, अब तो यहाँ शादी की दावत खाने ही आऊंगा। और इस तरह यह किस्सा समाप्त हुआ जो मेरी चंद्रहार की चोरी की कोशिश के साथ शुरू हुआ था। रवि ने अपनी कथा समाप्त करते हुए नारायण चौधरी से कहा, मालती के साथ मेरा विवाह हो गया। विदा के समय उसके गले में बहुत ही कीमती हार चमक रहा था, जिसके बारे में मिसेस त्रिहन ने बताया कि यह वही चंद्रहार है जिसे चुराने की मैं कोशिश में था। बहुत खूब। सुनने के बाद नारायण चौधरी ने कहा, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल वही हुआ कि बिल्ली के भाग्य छीका टूट गया। सब आपका आशीर्वाद का फल है। आप हमेशा मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन मुझे सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हर बार चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, किंतु अब आप जैसे शुभाकांक्षियों के आशीर्वाद से ईश्वर ने मुझे यह मौका दिया, तो मैंने भी अपने आप को पूरा बदल दिया। लेकिन मलखान के हीरों का क्या हुआ? वे कुएं में पड़े ओवरकोट के बटनों में ही थे और जो उसे सौंप दिए गए, इस वायदे के साथ कि वे अब जीवन में कभी भी बेशिशर की चर्चा नहीं करेगा। रवि ने बताया, वह हमारी शादी में भी शरीक हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे इतनी आसानी से हीरे दे दूंगा, लेकिन जो कुछ मुझे मिल चुका था उसके बाद उन पत्थर के टुकड़ों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। अब वह पहले से भी गहरा दोस्त बन गया है मेरा, और अपराध पूर्ण जिंदगी से सदा के लिए तौबा कर लिया है उसने। गणेशी भी सुधर गया है। उसने भक्तपुर में ही एक बेकरी खोल ली है अपनी। और रमला? नारायण चौधरी ने पूछा, उसका क्या हुआ? उसकी और जय की शादी हो गई, रवि ने बताया। दोनों मिसेस त्रेहन के साथ वापस काठमांडू चले गए हैं। त्रेहन हाउस मुझे और मालती को दे दिया गया है। हम दोनों अब वहीं रहेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब रमला ने हत्या नहीं की थी तो उसने अपने आप को पुलिस के सम्मुख पेश करके वह इकबालिया बयान क्यों दिया?
जय को बचाने के लिए। रमला को लगा था कि जय ने अपने पिता का हत्या की है और जब बाद में उसे अखबारों के माध्यम से मालूम हुआ कि जय को हत्या के अपराध में पकड़ लिया गया है, तो वह तड़प उठी और जय को बचाने की खातिर सीधी पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने उसका अपराध अपने सिर ले लिया। खुशी की बात यह है कि अंत में सब ठीक हो गया। खैर, मुझे खुशी है कि तुमने चोरी का धंधा छोड़कर एक शरीफ आदमी की तरह जीना शुरू कर दिया है। नारायण चौधरी ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए बोला। रात काफी हो गई है, अब मैं चलता हूँ। बहू तो शायद सो गई होगी। मेरी ओर से 21 रुपए उसे दे देना मुंह दिखाई के। रुपए लेने के लिए मैं जाग रही हूँ अंकल, मालती ने दूसरे कमरे से निकलते हुए बोला। रुपए पैसे के मामले में यह अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती, रवि ने हंसते हुए कहा। वैसे भी बुजुर्गों ने कहा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं, और अपनी भी पुरानी आदत जाते जाते ही जाएगी ना। रुपए लेकर मालती ने नारायण चौधरी के पैर छुए और फिर उसे 100 रुपए देने लगी तो चौधरी ने अचकचाकर पूछा, यह किस बात के? पैरों पड़ाई के। चौधरी किंग को मालती के इसरार के आगे हार माननी पड़ी। 100 रुपए जेब में डालकर जब वह बाहर निकला, सोच रहा था वारे चोर चंद्रहार चुराने गया था, मगर उसके साथ ऐसी सुघड़ और सुशील बहू ले उड़ा। इसके साथ ही आज की कहानी और ये उपन्यास यहीं पर समाप्त होता है। नए उपन्यास के साथ शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।